Yes, students, welcome in our video classes. Today we are discuss on हाइपोस्पोडियास। ठीक है, हाइपोस्पोडियास क्या है? एक कंडीशन एबनॉर्मल यूरेथ्रल ओपनिंग कंडीशन है। ठीक है, एबनॉर्मल यूरेथ्रल ओपनिंग की कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि यूरेथ्रा डज नॉट ओपन फ्रॉम इट्स यूजुअल लोकेशन। ठीक है, तो नॉर्मल यूजुअल लोकेशन जो होती है वहाँ से ओपनिंग ना हो करके ओपनिंग दूसरी जगह से होने लगती है। ठीक है, तो ये जो है एक तरह की सेकंड मोस्ट कॉमन क्या है, बर्थ एबनॉर्मलिटी है। ठीक है, जो किस में होती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक डिजीज़ है हाइपोस्पोडियास। ठीक है, अफेक्टिंग अबाउट द 1 ऑफ एवरी 250 मेल एट बर्थ। ठीक है, तो लगभग जो है माना जाता है कि जो 250 मेल बर्थ होती है उसमें से 1 जो है वो 1 चाइल्ड में ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हाइपोस्पोडियाज, है ना, कि कितने टाइप्स की हाइपोस्पोडियाज हो सकता है। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि सबसे पहला ये जो नॉर्मल पोजीशन होती है वो टिप ऑफ द पेनिस होती है यूरेथ्रा की। ठीक है, मेल में। ठीक है, अगर ये जो है इसके अलावा कहीं भी होती है तो ये नॉर्मल है। ठीक है, इट इज़ नॉर्मल। और ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जितनी भी ओपनिंग है ये सब क्या है, एबनॉर्मल है। ठीक है, तो ये सब क्या है, एबनॉर्मल है। ठीक है, तो एबनॉर्मल ओपनिंग को ही हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हाइपोस्पा जो है हम यहाँ पर हाइपोस्पोडियास की कंडीशन वो किसको कह रहे हैं, एबनॉर्मल ओपनिंग को ही कह रहे हैं। ठीक है, हाइपोस्पोडियास की कंडीशन क्या है, एबनॉर्मल ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा इन द मेल चाइल्ड। ठीक है, इट इज़ ए कंजेनाइटल डिसऑर्डर। कंजेनाइटल का मतलब जन्म के साथ ही होने वाला डिफेक्ट है। जब फीटल डेवलपमेंट होता है, यानी कि जो बेबी है वो बेबी जब मदर के वोम में होता है, उसके यूट्रस में होता है, तब उसका डेवलपमेंट जो है ठीक से नहीं हो पाता किसी प्रॉब्लम की वजह से। ये डेवलपमेंटल डिफेक्ट आ जाता है और जो ओपनिंग है वो यूरेथ्रा से ना होकर के किसी और जगह से होती है। उसका जो लोकेशन है ओपनिंग की यूरेथ्रा की वो अलग हो जाती है, डिसलोकेट हो जाती है अपनी प्रॉपर पोजीशन से। ठीक है, तो जो पोजीशन है उसी के अकॉर्डिंग इसको हम टाइप में जो है वो क्लासीफाई करते हैं। जैसे सब कोरोनल, द ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा इज लोकेटेड समवेयर नियर द हेड ऑफ द पेनिस। ठीक है, तो सब कोरोनल जो है वो कंडीशन कहलाती है कि जो नॉर्मल है उस पोजीशन से ज़्यादा जो है हाइपो की कंडीशन नहीं है। हाइपो का मतलब होता है एक तरह से, यहाँ पर हाइपो का मतलब हम कह सकते हैं डाउनवर्ड या नीचे की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओपनिंग है वो नॉर्मल से जो है डाउनवर्ड होती है पर बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होती। ठीक है, सेकंड जो यहाँ पर टाइप है मिड शाफ्ट, द ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा इज लोकेटेड अलोंग द शाफ्ट ऑफ द पेनिस। ठीक है, तो जो एट जस्ट मिड, ठीक है, तो हम जो है यहाँ पर देख पाएंगे कि ये जो शाफ्ट है इसके मिड पॉइंट में आकर के ओपनिंग है, तो उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ये मिड पार्ट में आकर के ओपनिंग हो रही है, तो ये क्या कहलाती है, यहाँ पर मिड शाफ्ट ओपनिंग कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है पिनोस्कोरेटल ओपनिंग। ठीक है, पिनोस्कोरेटल ओपनिंग जो है, पिनोस्कोरेटल ओपनिंग कहाँ पर होगी, जो पिनोस्कोरेटल यानी कि जंक्शन ऑफ द स्कोर्टम एंड द पेनिस, दिस इज़ द जंक्शन, यानी यहाँ पर ये स्कोर्टम है, ये पेनिस है, ये दोनों आकर के मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो जंक्शन एरिया है, अगर इस जंक्शन एरिया पे ओपनिंग होती है क्या कहलाती है, पिनोस्कोरेटल ओपनिंग कहलाती है। नेक्स्ट है स्कोर्टल, द ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा इज लोकेटेड एट स्कोर्टम। ठीक है, तो अगर पूरा स्कोर्टम पे ओपनिंग है तो ये स्कोर्टम ओपनिंग कहलाती है। लाइक सेम द ओपनिंग इन द पेरिनियल पार्ट। ठीक है, जो स्कोर्टम के भी बिलो अगर जा कर के ओपनिंग हो रही है तो वहाँ पर जो है क्या है, पेरिनियम एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो पेरिनियल में अगर ओपनिंग हो रही है तो ये क्या कहलाती है, पेरिनियल टाइप ऑफ एबनॉर्मल ओपनिंग। ठीक है, तो पेरिनियल हाइपोस्पोडियासिस भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये कॉमन टाइप है अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ द ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा। ठीक है, कोज क्या है, तो कोज की हम बात कर लेते हैं, क्यों ये होता है। ठीक है, तो कोज मोस्ट कॉमन है कंजेनाइटल है, यानी जन्म के साथ
ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल ईयर इन द फीटल डेवलपमेंट जो होता है उसमें जो प्रॉपर अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से या अननोन ईटियोलॉजी की वजह से ऐसा होता है, क्या एग्जैक्ट कोज है वो हम नहीं कह सकते। ठीक है, ठीक है। तो कोज जो माना जाता है कि अननोन है, एग्जैक्ट कोज तो इसका अननोन है। ठीक है, एग्जैक्ट कोज हम नहीं जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, बट जो हम एक तरह से कह सकते हैं कि आइडिया लगाकर हम कोज मान रहे हैं कि इसका ये कोज हो सकता है, उसका हमने क्या किया है, सिर्फ आइडिया लगाया है। ठीक है, आइडियोलॉजिकल जो हम फैक्टर मानते हैं तो वो है कंजेनाइटल। सेकंड है फैमिली हिस्ट्री, यानी हो सकता है फादर को साथ ये कंडीशन रही हो, ग्रैंडफादर में ये कंडीशन रही हो, और अभी जो बेबी बर्थ हुआ है उसमें ये कंडीशन है। ठीक है, तो एक वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन या नेक्स्ट के नेक्स्ट जनरेशन में ड्यू टू द एबनॉर्मल जीन, ठीक है, तो ये फैमिली हिस्ट्री के तौर पे भी इसको माना जाता है। नेक्स्ट है एडवांस एज ऑफ मदर। नेक्स्ट कोज हो सकता है कि अगर मदर की एज जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा का मतलब कि अगर मोर देन 35 ईयर है तो उसको हम क्या कहते हैं, एडवांस एज कंसीडर करते हैं मदर की। ठीक है, अगर मोर देन द 35 ईयर दैट इज़ कंसीडर एज द एडवांस एज। ठीक है, नेक्स्ट है आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी एक तरह से कह सकते हैं हम कि आजकल जो है ये टेक्निक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। कई बार जो होता है कि आईवीएफ पे जो है भी रिसेंटली एक मूवी भी बनी थी। ठीक है, वो गुड न्यूज़ नाम से है ना, शायद आप लोगों ने देखी हो तो आपको पता है कि आईवीएफ क्या होता है क्लियरली, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि नॉर्मली जो नेचुरल मेथड होता है कंसीव करने का या चाइल्ड बर्थ का, तो वो अगर नहीं हो पा रहा है, अगर पेरेंट्स उसमें कैपेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में आईवीएफ टेक्निक का यूज़ किया जाता है फॉर द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद फिर इम्प्लांटेशन किया जाता है। ठीक है, ओवम का यूट्रस में, ताकि फिर वहाँ पर जो है वो ग्रो कर सके और फीटस का डेवलपमेंट प्रॉपर्ली हो सके। ठीक है, तो जो आईवीएफ टेक्निक यूज़ की जाती है, तो उस टेक्निक के बाद जो बेबी का बर्थ होता है उसमें भी देखा जाता है या उनमें भी देखा जाता है कि वहाँ पर हाइपोस्पोडियास का जो रेशो है वो ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। ठीक है, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में यहाँ पर डाउनवर्ड कर्व ऑफ पेनिस। ठीक है, तो सबसे पहले जो पेनिस है वो कैसा हो जाएगा, डाउनवर्ड कर्व हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो है एबनॉर्मल स्पेयरिंग ड्यूरिंग यूरिनेशन। ठीक है, तो क्योंकि प्रॉपर ओपनिंग नहीं है तो जो यूरिन पास आउट होगा वो एक तरह से किस तरह से पास आउट होगा, स्प्रे की तरह। ठीक है, जैसे कहीं पर स्प्रे किया जाता है तो उस तरह का स्प्रे करता हुआ जो है यूरिन उस तरह से पास आउट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सम टाइम मे बी सीन यूरिन इनकॉन्टिनेंस, क्योंकि ओपनिंग प्रॉपर नहीं है तो प्रॉपर ड्रेन नहीं हो पाता, यानी कि जो यूरिन जितना पास आउट होना चाहिए उतना नहीं हो पाता। कुछ यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में ही रह जाता है, प्रॉपर एम्प्टी नहीं हो पाता, तो वो कंडीशन इनकॉन्टिनेंस की कंडीशन कहलाती है। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम इसमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें डायग्नोसिस में मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्ट्री कलेक्शन में वी आर आस्किंग अबाउट द कंडीशन, वी आर आस्किंग अबाउट द एबनॉर्मल कंडीशन रिगार्डिंग द फैमिली। ठीक है, फैमिली के बारे में अगर ऐसा कुछ है, पहले भी ये देखने को मिला है तो वो हम पूछेंगे। ठीक है, या फिर जो है हम नॉर्मली जो है एक जर्नल हिस्ट्री कलेक्शन जो है कि पेशेंट को ये कब आइडेंटिफाई हुआ, मदर को क्या होता है कई बार जस्ट आफ्टर बर्थ अगर प्रॉपर एग्जामिनेशन नहीं किया जाता बेबी का तो कुछ महीनों बाद पता चलता है कि इस तरह की एबनॉर्मलिटी है। ठीक है, तो इस तरह से हॉस्पिटल में अगर हॉस्पिटलाइज डिलीवरी हुई है तो वैसे तो कंप्लीट जो है वहीं पर एग्जामिनेशन कर लिया जाता है और आइडेंटिफाई कर ली जाती है कंडीशन। बट अगर हॉस्पिटल की कंडीशन नहीं है तो उस कंडीशन में अगर जो है या फिर ध्यान नहीं दिया जाता, कई बार प्रॉपरली एग्जामिनेशन नहीं हो पाता, तो कुछ महीनों बाद ये कंडीशन पता चलती है। ठीक है, नेक्स्ट है फिज़िकल एग्जामिनेशन। तो फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे तो उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा, क्योंकि जो एबनॉर्मल ओपनिंग है वो एबनॉर्मल ओपनिंग हमको पता चलेगी। नेक्स्ट है रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन क्या है,
एक्सरे, यूएसजी, सीटी स्कैन, ठीक है। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में क्या है, एक्सरे, यूएसजी, सीटी स्कैन, ये सब एग्जामिनेशन किए जाते हैं ताकि और भी कोई अगर कंजेनाइटल प्रॉब्लम है तो और भी कोई जैसे रिप्रोडक्टिव के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि एक कंडीशन हमको आइडेंटिफाई हुई है, क्योंकि सुपरफिशियली एग्जामिनेशन करने पर हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। बट और जो है इंटरनली क्या डिफेक्ट है, और भी दूसरे कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन हो सकते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर और जो है एक्सरे, यूएसजी और सीटी स्कैन, ये सारे डायग्नोसिस भी करवाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें मैनेजमेंट की, तो यहाँ पर जो मेन है कि इसका मैनेजमेंट जो है वो क्या है, सर्जिकल रिपेयरमेंट है, ठीक है। मैनेजमेंट की हम बात करें तो यहाँ पर जो मेन मैनेजमेंट होगा वो क्या होगा, यहाँ पर सर्जिकल रिपेयरमेंट होगा, ठीक है। The goal of hypospadias surgery is to make a normal straight penis with a urinary channel that end at the near of the tip, ठीक है। तो नॉर्मल जो यहाँ पर सर्जरी ही की जाती है, सर्जरी करने के लिए क्या है, यहाँ पर क्या क्या पर्पज़ होते हैं सर्जरी के, स्ट्रेनिंग द शाफ्ट, यानी कि जो नॉर्मल एक शाफ्ट होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पेनिस है उसको हम स्ट्रेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है मेकिंग द यूरिनरी चैनल, यानी प्रॉपर यूरिनरी चैनल मेंटेन करने हैं ताकि एक प्रॉपर जो है एक ओपनिंग बन सके और प्रॉपर जो नेचुरल वे होता है या नेचुरल लोकेशन होती है उसी लोकेशन से यूरिन पास आउट हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है पोजीशन द मीटर्स इन द हेड और टिप ऑफ द पेनिस, ठीक है। तो पोजीशन वो हमेशा जो नॉर्मल होती है वो कहाँ होती है, हेड और टिप ऑफ द पेनिस, तो वहीं पर इसकी पोजीशन हमको रखनी है। नेक्स्ट सरकमसाइज और रिकन्स्ट्रक्ट द फोर स्किन, ठीक है। तो कई बार फोर स्क्रीन यानी कि जो पेनिस के ऊपर सुपरफिशियल जो कवरिंग है उसको हम फोर स्क्रीन बोलते हैं, तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हुआ है तो उसका रिकन्स्ट्रक्शन किया जाता है, ठीक है। सर्जन प्रेफर टू डू हाइपोस्पोडिया सर्जरी इन फुल टर्म, ठीक है। तो सर्जन किस में करेगा, फुल टर्म बेबी में ये सर्जरी करना पसंद करता है। अगर फुल टर्म का मतलब है यहाँ पर कि जिस भी बेबी का बर्थ जो है जिसने अपने गेस्टेशनल एज के, ठीक है, 37 वीक कंप्लीट कर लिए हैं, उसके बाद जिसका बर्थ हुआ है वो कहलाता है यहाँ पर फुल टर्म बेबी, ठीक है। तो इससे पहले अगर किसी का बर्थ हो जाता है तो प्री टर्म बेबी कहलाता है। तो प्री टर्म बेबी के में सर्जरी जो है तुरंत नहीं की जाती, फुल टर्म बेबी है तो जस्ट आफ्टर द बर्थ अगर आइडेंटिफाई होती है कंडीशन तो सर्जरी की जा सकती है। अदरवाइज हेल्दी बॉय बिटवीन द एज ऑफ 6 to 12 मंथ, ठीक है, यानी 6 से 12 महीने तक जो है उसको बेबी को जो है उसी कंडीशन के साथ जो है सर्वाइव करना होता है, क्योंकि सर्जरी उससे पहले पॉसिबल नहीं होती है अगर प्री टर्म बेबी हुआ है तो, ठीक है। नेक्स्ट हाइपोस्पोडियासिस कैन बी फिक्स्ड इन द चिल्ड्रन एट एनी एज इवन इन एडल्ट, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि 6 से 12 महीने में ही सर्जरी कराई जाए या जस्ट आफ्टर बर्थ ही सर्जरी कराई जाए। सर्जरी को कभी भी करवाया जा सकता है, एडल्ट एज में भी करवाया जा सकता है, ठीक है। इफ़ द पेनिस इज स्मॉल योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर में सजेस्ट टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन ट्रीटमेंट बिफोर सर्जरी, ठीक है। तो प्रॉपर डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, तो कि हमको पता है कि जस्ट आफ्टर द बर्थ चाइल्ड का जो है प्रॉपर पिनाइल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, इसलिए कुछ टाइम तक जो है रुका जाता है ताकि प्रॉपर पिनाइल डेवलपमेंट हो जाए ताकि सर्जरी ठीक से परफॉर्म की जा सके, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो नॉर्मली आफ्टर सर्जरी किया जाता है, बिफोर सर्जरी वहाँ पर कोई मेडिकल मैनेजमेंट नहीं किया जाता, ठीक है। तो आफ्टर सर्जरी जो है यहाँ पर मेडिकल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। मेडिकल मैनेजमेंट कैथेटराइजेशन इन पोस्ट ऑपरेटिव डेज, यानी कि सर्जरी के कुछ दिनों बाद तक कैथेटराइजेशन किया जाता है पेशेंट को ताकि उसका जो नॉर्मल यूरिन एलिमिनेशन है वो प्रॉपर बना रहे। कोई अगर कंडीशन ऐसी है तो एक सपोर्ट देने का काम भी करता है वहाँ पर कैथेटर, ताकि प्रॉपर जो है वो किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, ओपनिंग जो है वो बनी रहे, ठीक है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक, ठीक है। एंटीबायोटिक जो है वो इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए ज़रूरी होती है तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है।
नेक्स्ट एनाल्जेसिक्स मेडिसिन दी जाती है ताकि पेन अगर हो रहा है पेशेंट को तो उससे रिलीफ किया जा सके, डिस्कम्फर्ट से रिलीफ किया जा सके। नेक्स्ट सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट, यानी इसके अलावा भी अगर कोई सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट है, जैसे पेशेंट को हो सकता है फीवर आ जाए तो उस कंडीशन में एंटीपायरेटिक मेडिसिन दी जाती है। तो इस तरह से जो भी सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर दिया जाता है। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में आ जाता है नर्सिंग असेसमेंट ऑफ यूरिनरी पैटर्न, असेसमेंट ऑफ नॉलेज, असेसमेंट एंड आस्क अबाउट द हिस्ट्री एंड पॉसिबल स्पेक्टर। यानी अगर ऐसी कंडीशन है तो हमको सारी कंडीशन देखनी है, मदर की एज कंफर्म करनी है, मदर की एज कंफर्म करनी है, मदर को किसी भी तरह की कोई अगर प्रॉब्लम है डायबिटीज़ वगैरह वो उसके बारे में पूछना है, और अगर इस तरह की फैमिली हिस्ट्री डिजीज़ के रिगार्डिंग रही है तो उसके बारे में पूछना है। तो ये कॉमन हिस्ट्री कलेक्शन हम करते हैं, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस की हम यहाँ पर बात करें तो 5 इंपॉर्टेंट नर्सिंग डायग्नोसिस हम बना सकते हैं। तो पहले इसमें जो, क्योंकि ऑपरेशन हो रहा है, सर्जिकल मैनेजमेंट ही जो है इसका परमानेंट मैनेजमेंट है, तो इस कंडीशन में जो है क्या किया जाता है, सबसे पहला जो प्री ऑपरेटिव, यहाँ पर हम नर्सिंग डायग्नोसिस यानी सर्जरी होने से पहले तक क्या कंडीशन बनती है और सर्जरी के बाद क्या नर्सिंग डायग्नोसिस बन सकती है, ठीक है। तो प्री ऑपरेटिव में अगर हम बात करें तो यहाँ पर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, रिस्क फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, फियर एंड एंजाइटी रिलेटेड टू सर्जरी, ये 3 जो है यहाँ पर क्या है हमारी प्री ऑपरेटिव, ये हमारी क्या है प्री ऑपरेटिव नर्सिंग डायग्नोसिस है, ठीक है। और पोस्ट ऑपरेटिव की हम बात करें तो पोस्ट ऑपरेटिव ये दोनों जो है हमारी पेन रिलेटेड टू सर्जिकल प्रोसीजर एंड नॉलेज डेफिशिएंट रिलेटेड टू लो एजुकेशन, एविडेंस बाय कन्फ्यूज़न एंड रिपीटेटिव आस्किंग ऑफ क्वेश्चन, तो ये पोस्ट ऑपरेटिव है, ठीक है। ये क्या है पोस्ट ऑपरेटिव, ठीक है। तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है उस कंडीशन को, क्योंकि जब तक वो कंडीशन रहेगी, क्योंकि नॉर्मल ओपनिंग प्रॉपर नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है कि प्रॉपर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का मैनेजमेंट किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूरिनेशन का फ्लो होता रहे, ज़्यादा टाइम तक यूरिन जो है वो ब्लैडर में ना स्टोर हो, उसकी वजह से इन्फेक्शन की रिस्क जो है वो मिनिमाइज़ किया जा सके, तो ये किया जाता है। उसके अलावा परमानेंट तो यूरिन इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम वो तभी हील आउट होगी जब एक प्रॉपर ओपनिंग जो है वो बन जाएगी सर्जरी से, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है सर्जरी के पहले तक। नेक्स्ट सेकंड, रिस्क फॉर इन्फेक्शन, रिस्क फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रिलेटेड टू एबनॉर्मल यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए हम यही कर सकते हैं कि जो भी पेशेंट है, जैसे पीडियाट्रिक पेशेंट है, तो उस कंडीशन में उसके डायपर जो है फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहें, ज़्यादा टाइम तक जो है वेट डायपर उसको ना पहने रहने दें, प्रॉपर जो है पेरिनियल केयर प्रोवाइड कराते रहे पेशेंट को, ठीक है। ड्राई रखने की कोशिश करें ताकि कोई इन्फेक्शन डेवलप ना हो, ठीक है। अगर प्रिस्क्राइब है तो उसको कोई एंटीबायोटिक दे सकते हैं, अदरवाइज़ पेशेंट का जो है हाइजीन मेंटेन करना ही सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, कि अगर हम प्रॉपरली हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं मतलब हम उसके रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को मिनिमाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फियर एंड एंजाइटी रिलेटेड टू सर्जरी। तो ये बच्चे में तो फियर और एंजाइटी कुछ वो तो जानता नहीं है, तो मेनली यहाँ पर फियर और एंजाइटी किसको होगी, पेरेंट्स को होगी, ठीक है। अगर बच्चा है तो, अगर एडल्ट चाइल्ड है या थोड़ा भी बड़ा चाइल्ड है मतलब, तो अगर उसकी एज थोड़ी सी ज़्यादा है तो वो समझेगा कि वो हॉस्पिटल में है, उसको कुछ कहीं ले जा रहे हैं, तो ये सब कंडीशन जो है कुछ उसको इंडिकेट करेगी, उसको भी फियर एंड एंजाइटी हो सकती है। बट अगर बहुत स्मॉल बेबी है, इन्फेनेंट है, ठीक है, जिसकी एज कम है, 1 साल से भी कम एज है, और जब ऑपरेशन किया जा रहा है तो उस कंडीशन में ये फियर एंड एंजाइटी किसको होगी, पेरेंट्स को होगी। तो वहाँ पर हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि जो भी कंडीशन है उसके बारे में ईजीली एक्सप्लेन किया जाए पेशेंट को, पेशेंट के पेरेंट्स को, उनको जो भी डाउट है वो क्लियर किए जाए, उनको एनकरेज किया जाए कि वो डाउट पूछें, उनको डाउट क्लियर किया जाए, जो भी कंडीशन है उनको क्लियर की जाए, उनकी लैंग्वेज में उनको समझाया जाए, ठीक है। तो दीज आर द इंटरवेंशन टू रिलीव द फियर एंड एंजाइटी। इफ़ वी आर प्रोवाइडिंग द कंप्लीट एजुकेशन, वी आर एक्सप्लेन कंप्लीट प्रोसीजर, देन they can understood very well, and
अगर नॉलेज आपने प्रोवाइड करा दी है तो उसके बाद उसका जो फियर और एंजाइटी वो कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है पेन रिलेटेड टू सर्जिकल प्रोसीजर। तो सर्जरी के बाद जब पेशेंट को एनेस्थीसिया का असर कम होता है, ख़त्म होता है, उसके बाद पेशेंट को पेन के सेंसेशन आने लगते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो भी प्रिस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक्स मेडिसिन है वो हम दे सकते हैं। उसके अलावा जो है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जैसे कि पोस्ट ऑपरेटिव कुछ टाइम तक तो हमको NBM रखना होता है, पर जैसे ही वो टाइम पूरा हो जाता है तो उसके बाद पेशेंट को जो है फीड कराने के लिए अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है और पेशेंट को कोई भी जो है प्ले वगैरह में इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि उसको डाइवर्शनल थेरेपी हो, पेन से उसका माइंड डाइवर्ट हो और जो है उसका पेन का सेंसेशन थोड़ा सा कम हो, ठीक है। तो ये सारे इंटरवेंशन किए जाते हैं ताकि, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को अगर आपने खिलौना दे दिया तो भूल जाएंगे कि उनको दर्द हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉलेज डेफिशिएट रिलेटेड टू लो एजुकेशन एविडेंस बाय द कन्फ्यूज़न एंड द रिपीटेटिव आस्किंग द क्वेश्चन। तो पेशेंट को जो कई बार ये कन्फ्यूज़न होते हैं कि ये कंडीशन अब ऑपरेशन के बाद तो ठीक हो गई है, दोबारा तो नहीं हो जाएगी, या पेशेंट को जो है कैथेटराइजेशन है तो कब तक रहना पड़ेगा, कब तक रखना पड़ेगा, ऐसे बहुत सारे जो है उसके क्वेश्चन हो सकते हैं, नॉलेज डेफिशिएट हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम एडिक्वेट जो है नॉलेज देंगे। नॉलेज हमेशा पेशेंट को जो लैंग्वेज समझ में आती है उसी में देनी है। हमेशा ऑडियो विजुअल एड अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी नॉलेज जो है, हेल्थ एजुकेशन जो है वो उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये सारे इंटरवेंशन किए जाते हैं। आपको जो है टॉपिक समझ में आया होगा। छोटा टॉपिक है, ठीक है, पर इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो फिर भी कोई अगर आपको डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।